Hello everybody, I am Dr. Devyani and you are watching Epistasis, and this is the part 3 of the chapter, quick revision of the chapter Breathing and Exchange of Gases, and this chapter is in the syllabus of CBSE class 11 biology, and this quick revision is very important for others also who are mainly opted for biology in different competitive exams. So without wasting much time, let's get into the video. And if you missed the part 1 and part 2 of this video, then please watch those videos also so that you can understand this video more efficiently. Okay, next so अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन को कवर कर चुके हैं. सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली 20 to 25% जो होता है वो इन आरबीसीज होता है, थ्रू आरबीसी होती है, राइट. सो दे आर कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन. सो ऑक्सीजन कैरिड बाय हीमोग्लोबिन फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड विथ हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन. ओनली 20 to 25% of कार्बन डाइऑक्साइड विल बी कैरिड इन दिस फॉर्म, राइट. सो यहाँ पे भी कुछ फैक्टर्स है. फैक्टर्स नंबर 1 इज कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई होना चाहिए, partial pressure of oxygen कम होनी चाहिए, and so that there will be more binding of carbon dioxide with hemoglobin, right. Now जब कार्बन in alveoli में क्या है, partial pressure of carbon dioxide कम है, partial pressure of oxygen ज्यादा है. यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन. जो भी कार्ब हीमोग्लोबिन फॉर्म में टिश्यू से ब्लड लेके आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वो एल्वियोलाई में आके पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कम है, इसलिए कार्ब, सो दिस कंडीशन इज इनफेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन. दैट्स व्हाई इट विल डिसोसिएट एंड विल जस्ट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द alveoli, right. So RBC is mainly contained, so this is one part, that is 20 to 25% of carbon dioxide can be transported in this form, right. So another thing is that almost 70% of carbon dioxide will be carried in the form of bicarbonate, right. So for this there is another enzyme called carbonic anhydrase. Okay, so this RBCs contains this enzyme carbonic anhydrase, and plasma also contains this enzyme carbonic anhydrase, but in lesser amount. Okay, so what is the role of this enzyme? This enzyme can convert carbon dioxide and water to carbonic acid, that is H2CO3, and again this enzyme can split them into bicarbonate, that is HCO3 minus plus H plus ion, right. So this is a bidirectional equation or reversible equation. Okay, so whenever the situation demands, it can join CO2 plus H2O form H2CO3, and then it just break it down into HCO3 minus and H plus, and when the situation favor, the opposite reaction will occur. Now, so in tissues, what happened in tissues में कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा है, राइट. सो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड फॉर्म HCO3 माइनस प्लस H प्लस. तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रही है. कार्बनिक एनहाइड्रेस HCO3, कार्बनिक एनहाइड्रेस CO2 एंड H2O को कंबाइन करके H2CO3 फॉर्म करता है, देन वहां से HCO3 का बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन में स्प्लिट कर देता है, राइट. सो टिश्यूज में ऐसे करके ये ब्लड में बाइकार्बोनेट फॉर्म में डिसॉल्व होके जा रहा है इन अ डिसॉल्व स्टेट, राइट. नेक्स्ट इज alveoli में क्या है, PCO2 का कंसेंट्रेट, दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है क्योंकि वो alveoli है, राइट. सो इसमें ऑपोजिट बैकवर्ड रिएक्शन विल ऑकर एंड फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O फॉर्म हो जाएगा, राइट. सो दैट मीन कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से एज अ बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्टेड होके आ रहा है alveoli, एंड वहां पे आके फिर से इन द कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है एंड वो एक्सपेल आउट हो जाता है बॉडी से. सो दिस इज द मेन मैकेनिज्म बिहाइंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, राइट. नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल and transported to the alveoli and is released out as carbon dioxide, right. Now every 100 ml of deoxygenated blood delivers almost 4 ml of carbon dioxide to the alveoli, right. Now we will discuss about the
रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, राइट. सो रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट आवर रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू. ओके, जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है. कब, जब हम कोई माउंटेन में चढ़ते हैं तो भी हमारी रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है. सो दिस इज कॉल्ड रेगुलेशन एंड इट इज regulated by our neural system. That means nerves are involved. So neural system, there is a center in our medulla region. When medulla कहाँ पे होता है? Brain में, hind brain में. Okay, so there is a center in medulla region of the brain and this is called respiratory rhythm center. Okay, so the center is called respiratory rhythm center एंड ये न्यूरल सिस्टम का जो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, यहाँ से ये सिग्नल देता है कहाँ पे? पोन्स रीजियन ऑफ द ब्रेन. ओके, ये भी एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जो भी ब्रेन में ही है, हाइंड ब्रेन में, एंड दे कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. सो ये जो सेंटर, सो द टू सेंटर्स आर देयर. नंबर वन इज रिदमिक रेस्पिरेटरी सेंटर जो मेड्यूला में है एंड अनदर वन इज पोन्स में जो है वो सेंटर एंड इट इज ऑल्सो न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड इट कैन कंट्रोल और मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. Now what happens? So neural signal from this center can reduce the duration of inspiration and alter respiration rate. ओके, सो ये जो सिग्नल्स आते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर से, ये सिग्नल हमें क्या करता है कि रिड्यूस कर देता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को एंड ऑल्टर करते हैं रेस्पिरेशन रेट को. इसके अलावा भी और एक सेंटर है, इट इज कॉल्ड केमो सेंसिटिव एरिया एंड इट इज वेरी एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर एंड दिस सेंटर इज हाईली सेंसिटिव फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन. जब भी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ऊपर नीचे होती है तो ये एरिया इसको सेंस कर सकता है. सो दिस इज केमो सेंसिटिव एरिया, राइट. एंड इट एनी इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक्टिवेट दिस रीजन एंड सिग्नल्स रिदम सेंटर. सो ये ऑपोजिट में रिदम सेंटर को सिग्नल देता है टू डू नेसेसरी एडजस्टमेंट. ओके, सो इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दीज सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड. ओके, another there are some receptors which are very much associated with aortic arch and carotid artery and they can also regulate this respiratory process through this chemosensitive area. Okay, so this, but in this regulation of the inspiration or expiration of breathing cannot be regulated much more with oxygen. So the role of oxygen is very insignificant in the regulation of this process. Okay, next is disorder of respiratory system. So respiratory disorder में सबसे पहले आता है asthma. So it is difficulty in breathing due to inflammation of bronchi and bronchioles. Bronchi and bronchioles के अंदर अगर inflammation होगी तो इनका lumen का जो volume है वो घट जाता है. इसके बाद क्या होता है, जितना हम इंस्पायर कर सकते हैं उससे कम एयर हम इंस्पायर कर सकते हैं एंड इसमें कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है. सो दिस इट इज कॉल्ड एस्मा, राइट. Another is emphysema. Emphysema is a chronic disorder. यहाँ पे alveolar walls जो है वो डैमेज हो जाती है and respiratory surface decrease हो जाती है. So it is called emphysema. Another is occupational respiratory disorder. So ये mainly industry जहाँ पे stone breaking होता है, grinding होता है. So ये सारे industry में ये disorders mainly लोगों में होती है. इसमें जो dust form होता है वो body उसको cope नहीं कर सकता, cope up नहीं कर सकते dust के साथ and long term exposure of this type of dust leads to fibrosis and finally lung damage होता है. So this is all about the quick revision of this chapter. इसके बाद इस चैप्टर से नीट लास्ट 32 इयर्स में नीट में जो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे. ओके, सो दिस इज अ क्विक रिवीजन आफ्टर
तो जब आप लोग एनसीईआरटी के बुक से इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लोगे, उसके बाद ये क्विक रिवीजन काम आएंगे। इसको एक बार रिवाइज करके हम नीट के क्वेश्चंस में चले जाएंगे, एंड वहां पे जो जो क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से बाहर का है वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को रेफरेंस बुक से पढ़ना है, एंड आपके बुक में उसका नोट कर लेनी है या फिर पेजेस डाल के उसको इकट्ठे रख लेनी है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप चैप्टर की रिवाइज करो तो वो एक्स्ट्रा थिंग्स भी आप पढ़ पाओ। Okay, so if you like my video, please give me a thumbs up and subscribe to Epistasis. Till then, take care and bye bye.